नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आप मेरे को पहचानते हैं, आप में से कुछ लोग? मैं ये इस साल आया था, इससे पहले भी। फोर्ट कब आया था, कोई बोल सकते हैं? समर कैंप में। तो कौन कौन थे समर कैंप में जो मेरे को सुने? हाथ उठाइए। समर कैंप में जो जो मेरे को सुने हैं हाथ उठाइए। ठीक है। अच्छा, कुछ समझ में आया उसमें से उस दिन का, या ऊपर से गया? ऊपर से भी गया हो सकता है, ही इज ए फ्रैश पर्सन। ठीक है। तो और उसका मतलब है कि मेरे को और नीचे आना पड़ेगा, वही है ना? तो देखिए, मैं भी एक लेक्चरर हूँ, अभी जैसा आप बताए थे कि हम तो कामयाब लेक्चरर वो है जो ऊपर से ना पढ़ाए, टीचर या लेक्चरर। हम बहुत कुछ पढ़े हुए होंगे, हो सकते हैं, लेकिन हमको ऑडियंस के लेवल पे आना है। आवाज़ साफ नहीं, ये कुछ इको दिख रही ना हल्की सी, पिछड़ हो। ठीक। हाँ दोस्तों, आज क्या तारीख है? तो डू यू नो द सिग्निफिकेंस? आज का दिन अहम क्यों है जी? एसआईओ का फॉर्मेशन हुआ था। एनीबडी नोज ईयर? 1941 में तो इंडिपेंडेंस से पहले हो गया। 82। ठीक है। अच्छा, ये एसआईओ किसकी जो है, किससे ताल्लुक रखती? कोई बड़ी तंजीम है और एक जमात इस्लामी हिंद। अभी जो 1941 बोले ना, दैट इज द फॉर्मेशन ईयर ऑफ जमात इस्लामी। ठीक है, हिंद नहीं, खाली जमात इस्लामी बनी थी। फिर जो है 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ। आई थिंक यू नो, एवरीबडी नोस, मालूम ना? 1947 में हुआ था। तो फिर 1948 में जमात इस्लामी हिंद JIH बनी। ठीक है। तो मैं 40 इयर्स तो बहुत लंबा पीरियड है, मैं भी नहीं था वो पीरियड में। मतलब मैं जब एसआईओ में आया तो इट वाज अराउंड ईयर 1986। तो एसआईओ बन के भी कुछ साल हो गए थे, तो मेरे को उससे पहले की चीज़ नहीं मालूम होता था, लेकिन थोड़ा मालूम है। तो मैं जो आज हिस्ट्री की बात करना चाह रहा हूँ, ये वो सब हिस्ट्री ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। आई विल टॉक अबाउट वरंगल सिटी। ठीक है। तो वरंगल में मैं जब एसआईओ में रहा तो यहाँ मैं लिख के ला लिया इतनी लंबी लिस्ट। यहाँ मेरे साथ कौन कौन लोग काम करें, गोया कि मैं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे क्लास से। ठीक है भाई। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री बोलना पड़ेगा, वरना ये लोग बोलेंगे टॉपिक से हट गए बोल गया। तो असल में जो है एसआईओ जो है ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये बना अक्टूबर 1982। इससे पहले क्या था? आवाज़ क्लियर है? अगर सेट करना है तो करिए। सब कुछ आपने तो पीछे भी जाके देखिए, एक नज़र सुनिए। आप पीछे जाके देखिए आवाज़ कैसे आ रही, वहाँ से बोलिए। ओके है, ठीक। तो एसआईओ जब बनी तो ये अब है पूरे इंडिया की। ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या था? हाँ, इससे पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थे। जैसे अपने पास आंध्र प्रदेश था पहले, तेलंगाना नहीं था, मालूम ना आप लोगों को? तेलंगाना नहीं था, खाली तेलंगाना रीजन था, वो स्टेट नहीं था। तो SIU था, स्टूडेंट्स इस्लामिक यूनियन। ठीक है। वैसे महाराष्ट्र में कुछ था, दिल्ली में कुछ था, केरला में कुछ था, मुख्तलिफ स्टेट्स में कुछ था। और एक SIM बोल के भी थी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसको शॉर्ट में CV बोलते हैं। सुने होंगे आप लोग, शायद सुने होंगे। खैर हमारे लिए, हम भी इतना नहीं देखे उसको। तो जमात इस्लामी हिंद की जो सेंट्रल शूरा होती, उसको उर्दू में मरकज़ी शूरा बोलते हैं। किसी को बोल रहा है तो बोलो भाई थोड़ा हम कुछ और चेंज भी करेंगे इसके अंदर। तो सेंट्रल शूरा ने यह फैसला किया कि ये अलग अलग स्टेट में जो लोकली काम कर रहे थे,
यहाँ के लोकल जो स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर में काम कर रहे थे जमात के, अब इसको हम पूरा मिला के एक कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो हिस्ट्री है उसमें एक हिस्ट्री जो है वरंगल की भी है। तो वो उस बारे में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी कहते, उस बारे में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जो यहाँ पाखाल में हुई थी, इसी रोड पे आगे है, नरसमपेट के आगे है ना पाखाल, 10 किलोमीटर आगे कुछ है। मैं भी गया था, मतलब हाई स्कूल से गया था। मैं एक्चुअली वरंगल का हूँ। मेरी एजुकेशन इस्लामिया जो है जूनियर कॉलेज से इंटर तक है, उसके बाद NIT वरंगल से बीटेक करा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो खैर, तो हम लोग स्कूल इस्लामिया स्कूल से पाखाल गए थे। तो ये पाखाल भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे पूरे इंडिया से ये पूरे तंजीमों के नुमाइंदे आए थे और डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है आपकी ब्रीफ हिस्ट्री। और ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको भी ज़रा थोड़ा बोर हो जाता। तो मैं जो है पहले यहाँ के लोगों के बारे में आपको भी जानना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री जो जानना है किस लिए है। अब आ रही मेरी आवाज़? अब आ रही होंगी? एक कप इधर में रख दीजिए प्लीज़। आई ऑल्सो डिजर्व। मे आई टेक? नहीं रहने दो, मैं फिर पीछे आया तो। अच्छा, इसको सेट ऊपर करूँ क्या? ओके। हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है? ओके, थैंक यू। हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है? इट इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चलिए एक आंसर और। हाँ जी, हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है? एक तो हुआ कि इट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। और कोई आंसर? आप भी बोल सकते हैं, आप भी कोई भी बोल सकते हैं, एनीबॉडी। हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है? बोलिए। फ्यूचर सुधारने के लिए। और हाँ बोलिए बोलो जी। ये देखो सुनो, ये सुनिए, बोलना कैसा आता, ऐसे बोलना। अब अक्सर क्या होता मालूम, जब आप बच्चों का वाइवा लेने बैठते एग्जाम में, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में क्या होता? हाँ बोलिए, बोलो बोल के लब है आजाद, बोलो। तो हिस्ट्री जानना क्यों जरूरी है? 2-3 पॉइंट्स है। और क्या है? हमसे पहले के लोग कितनी मेहनत करे, ठीक है ना? और क्या क्या कुर्बानी दिए इन अदर वे, क्या क्या इन्वेंट करे। चलिए ठीक है। और कुछ चेंजेस क्या, जब से अब क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या मुश्किलें आए। वाह जी, बोलिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ठीक है। सबर का भी सबर भी सीखना है। एक और एक भी रहता है हिस्ट्री के लिए। हाँ, एक और एक भी रहता है जो आमतौर पे लोग हिस्ट्री से लेते रहते हैं। आप लोग चाय पियोगे? चाय मिल रही तो प्लीज जी। क्या बोले? सीख लेते हैं। मगर आमतौर पे लोग क्या करते हैं हिस्ट्री से? आमतौर पे लोग क्या करते हैं हिस्ट्री से? बोलो। अपने लोगों भी, मुसलमानों भी क्या करते हैं आमतौर पे? हाँ, फखर करते हैं, प्राइड। वी आर ए ग्रेट नेशन। मेरे दादा वो थे, मेरे नाना वो थे, वो थे। बट मैं क्या हूं इस पे नहीं आते, ठीक है। मैं क्या हूं पे नहीं आते। उन्होंने ऐसा करे, वो लीडर ऐसा करे, उन्होंने ऐसा करे, वो रात भर जो है पोस्टर लगाए, कुछ भी समथिंग। तो इसको बोलेंगे टू फील प्राउड या प्राइड, टू फील प्राइड। तो इसके वास्ते नहीं करना है अपने को, बाकी पूरे सही है। फख्र करने के लिए नहीं करना है, ओके। तो अब आइए,
वरंगल की हिस्ट्री में मैं पूरी इंडिया की हिस्ट्री तो नहीं बोलूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि थोड़े बहुत शायद बीच में बोल दूँ, लेकिन उस थोड़ा आपको खाली तकरीर मालूम होगी, तकरीर नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है शबीर भाई, डू यू एग्री? जुबैर भाई, तकरीर नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। तो हमारे वरंगल की जो है, वरंगल शहर की तारीख में जो मेरे नज़दीक, जो मेरे लिए पर्सनली जो सबसे मौजूद शख्सियत रही, वो मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब मरहूम। जानते आप लोग ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब को जानते? अब है वो सैड के 2 साल पहले कोविड में इंतकाल हो गया। उनके लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं, एहतशामुल हक हैं, और भी कोई मुतसिम में कोई होंगे, हाँ ठीक है। तो ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब जो है पर्सनली मेरे मेंटर रहे हैं। हाँ, तकरीबन हफ्ते में 2 बार तो उनसे मिलते थे जब मैं यहाँ का जिम्मेदार भी था। आई वॉज सिटी प्रेसिडेंट ऑफ SIO वरंगल फ्रॉम 90 to 93, 3 साल रहा मैं पूरा वरंगल सिटी। जब जो है ये सिटी सेटअप नहीं था, एक ही यूनिट थी पूरे वरंगल की, पूरे शहर की एक यूनिट थी। बाद में 93 में 2 करे, हनमकुंडा एंड वरंगल करे। तो फिर मैं मतलब और एक साहब बने, नहीं सॉरी 93 में नहीं करे, 94 में करे। 93 to 94 डॉक्टर खालिद जफर थे यहाँ के सिटी प्रेसिडेंट। उसके बाद 93 में मैं हनमकुंडे का बना था। तो बहरहाल, तो सबसे पहला नाम जो मैं जिक्र करना चाहूँगा वो है मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब का। अच्छा, ये बात भी है कि हमारे जो जमात इस्लामी के जो लोग रहे हैं, अरकान जमात, आरिफ भाई भी चूँकि जमात के ही थे उस वक्त, लेकिन वो जमात में रहने के बावजूद भी हमारे थे, बहस हमारे दरमियान बहुत आसानी से मुँह होते थे। हम लोगों को अपने छोटे भाइयों के साथ ट्रीट करते थे, बल्कि फ्रेंड्स के साथ ट्रीट करते थे। एक नाम है जो मरहूम हो चुके हैं अब, डॉक्टर सैयद अमीर साहब। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उनका मकान कहाँ था मालूम? काजी पेट दरगाह के पास था। ये गैब्रियल स्कूल की जो गली जाते ना रोड, आगे जाके लेफ्ट को मुड़ते हैं दरगाह को जाने के लिए। तो थोड़ा आगे जाने के बाद राइट हैंड पे एक मस्जिद है, महला तो नहीं मालूम, शायद अफजल नगर है वो, तो वहाँ रहा करते थे। और उनका जो है आलम ये था, भाइयों आप लोग ज़रा आड़ में आ गए, बेटर यू कम दिस साइड और बी फोकस्ड। तो अमीर साहब का जो है, आप देखिए, आप बोले ना यू हैव टू रिमेंबर कॉन्ट्रीब्यूशंस। उनका आलम ये था कि उनके पास शायद स्कूटर भी थी, लेकिन साइकिल भी थी। तो साइकिल से वो मछली बाजार को मेरे घर को आते थे। मैं जब मेंबर भी नहीं था, वो जिम्मेदार वो लोग, वो शायद यूनिट प्रेसिडेंट थे वो, मैं एसोसिएट था, अप्लीकेंट नंबर भी नहीं था। तो लेकिन वो उतनी दूर से आते थे मेरे घर पे आके, 70 भाई बोल के पुकारते थे। तो मेरे को कुछ शर्मिंदगी होती थी। इतने जो है हमारे से 10 साल तो या 12 साल तो बड़े थे होंगे, क्योंकि जब SIO में रिटायरमेंट 35 ईयर्स का था वो दौर में। तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन सब से मैं इंस्पायर हुआ। और जो हमारे एल्डर्स गुजरे हैं SIO में, एक हैं डॉक्टर समीउज़्ज़मा साहब, कोई आप लोग जानते हैं? अभी हैदराबाद में है डॉक्टर समीउज़्ज़मा। इनका मकान कहाँ था? देखिए, ये आर्ट्स कॉलेज के अपोजिट साइड में एक महल्ला है। आर्ट्स कॉलेज है ना सूबेदारी पे, उससे ज़रा पहले राइट हैंड पे गलियाँ हैं, देखिए वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वगैरह कुछ था वहाँ पे, तो वहाँ पर रहते थे। तो इनके भी स्पीचेस वगैरह का सुनने का मौका मिला। और इनका एक कंट्रीब्यूशन आपको याद दिलाऊंगा कि एक बार ऐसा हुआ कि हम ईदगाह की मस्जिद में एक दरस कुरान का प्रोग्राम रखे, गालिबन वो हफ्ता कुछ था मगरिब में। तो पब्लिक पूरी चले गई, पब्लिक पूरी चले गई, सिर्फ एक नौजवान बैठ के सुने। हम तो खैर लोगों को बुलाए, हमारे से हटके बोलो, मैं और कुछ ऐसे लोग एक आध और एक दो थे, लेकिन नया बच्चा बोले तो, नया आदमी बोले तो एक ही बैठ के सुन रहा था। तो लेकिन बेचारे हमारे डॉक्टर समीउज़्ज़मा वो अकेले बच्चे को भी ऐसा एड्रेस करे, दरस कुरान पूरे जोश में दिए जैसे कि पूरी मस्जिद भरी हुई है। तो इससे मालूम हुआ कि जो है अपने को सामने गैदरिंग कितनी है वो देख के काम करना नहीं है, बल्कि हमारे को वो एक लड़का भी अहम है, वो एक नौजवान भी अहम है। उसकी ज़िंदगी अगर बदल गई, उसकी ज़िंदगी में चेंज आ गया और ना भी आए
तो उस अल्लाह ताला हमारा उसका नहीं पूछेगा, लेकिन हमारी बात तो सही पहुंच जाती। फिर जो है एक और एक अच्छा, ज़फ़रुल हक़ कुरैशी साहब को जानते हैं आप लोग? ये सूबेदारी में थे पहले छोटी मस्जिद के पास, अब उनका रिसेंटली मकान बासित नगर जो जुलाई वाड़ा बोलते हैं ना, वहाँ पे हैं। अब तो शायद रिसेंटली तबीयत ख़राब हुई थी उनकी, अभी है वो हयात है। ये भी हमारे जो एल्डर्स में हैं। ये लोग क्या करते थे, मुख्तलिफ गाड़ियों पे फिर कर वीकली दरस कुरान दिया करते थे मुख्तलिफ मस्जिदों में। हनमकुंडे की बात कर रहा हूँ मैं, वरंगल का उतना आइडिया नहीं है मैंने। फिर जो है एक और एक मरहूम का मैं नाम लेना चाहूँगा, एक रायपुरे में रहते थे वो, रायपुरे में। उनका नाम है बशीर इकबाल साहब, कोई जानते? उनका इंतकाल होके भी 10 साल हो गए, शायद 10-12 साल हो गए। तो वो भी एसओ के मेंबर नहीं थे, उनकी एज 45 के करीब थी उनकी, लेकिन हम लोगों को एसओ के मेंबर्स को बहुत मोहब्बत से जो है घर बुलाते, बिठाते, चाय पिलाते, हमारे को मोटिवेट करते। हम भी जमात के लोगों के साथ में जाया करते थे, अकेले भी जाते थे, और जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ी ज़रूर बराबर कत्ल करते थे या किसी से करवाते थे। तो ये बशीर इकबाल साहब थे, कुछ उनको कैंसर या कुछ हो गया था, ऐसे सिगरेट पीने वाले थे बेचारे, लेकिन बहुत फ्रेंडली। एक और हमारे जो करम फरमा है अब्दुल अलीम साहब है, जो आई थिंक नाउ ही इज़ अमीर मुकामिया फाजिलपेट। अब्दुल अलीम साहब हैं, थोड़ा टीचर है, लेकिन वो रिटायर्ड टीचर है। फाजिलपेट बोलता सूबेदारी है ना, पूरा सूबेदारी से फाजिलपेट तक, वो एक साहब है। एक और एक हमारे जो है बड़े करम फरमा अब्दुल रहीम साहब, वो भी खाजिलपेट के। उनका खाजिलपेट चौरस्ते पे एक छोटी सी दुकान थी, ऐसी छोटी मोटी मतलब पान शॉप टाइप में छोटी दुकान थी। लेकिन हम लोग जब खाजिलपेट जाते तो वो भी हमेशा जो है हम लोग वेलकम करते, खाना भी खिलाते थे कभी बेचारे, घर ले जाके। तो ये फिर जो कि उसके बाद जो है और आगे जाते हैं हम, डीजल कॉलोनी। डीजल कॉलोनी बोल के खाजिलपेट के आगे है। खाजिलपेट से एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड पे डीजल कॉलोनी है। तो वहाँ पे भी एक हमारे मेंबर थे, उनका नाम है फरीद भाई। अब वो फरीद साहब शायद हैदराबाद में हैं। फिर जो है ये एरिया कवर हो गया, अब वड्डेपल्ली को आना पड़ेगा। वड्डेपल्ली में जो है हमारे एक मेंबर थे या एसोसिएट थे वो, उनका नाम हसन भाई, कोई पहचान थे? ही यूज्ड टू वर्क इन जिला परिषद, गवर्नमेंट सर्वेंट अभी हैं, होंगे अब शायद जमात से अटैचमेंट है, नहीं है मालूम। फिर एनजीओस कॉलोनी आप लोग जानते होंगे, कोई है एनजीओस कॉलोनी के यहाँ पे? एनजीओस कॉलोनी, तो वहाँ पे एक फेमस शख्सियत है मुजाहिद अहसन, जानते हैं आप लोग? दुबले हैं, देखिए दुबले, पहले नाज़िम ज़िला भी थे। ही वॉज डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ जमात इस्लामी। तो ये भी हमारे मतलब मेंबर रहे हैं, और इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन किया है। इनके मकान में भी हम जाके मतलब वीकली दर्स था पे जुमा के दिन मगरिब में, तो वहाँ पे हम उनके घर पे जाया करते थे। फिर एक और बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूटर जो हमारे को सूबेदारी से मैं जिक्र करना चाहूँगा। सूबेदारी जो है हमेशा एसआईओ का एक जो है फर्टाइल एरिया रहा है, अभी भी होगा और भी महल्ले होंगे, लेकिन वो काफ़ी अरसे से एसआईओ के लिए और शायद जमात के लिए भी एक फर्टाइल का मतलब जहाँ बीज डालो। एक्सक्यूज मी, सूबेदारी किधर है? यहाँ से सूबेदारी किधर आता डायरेक्शन के लिहाज से? डायरेक्शन में कैसा रहता? वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ है, किधर है? हाँ नहीं, उनसे पूछ रहा था मैं। तो सूबेदारी में जो है नवीद इकबाल बोल के एक अब रुकने जमात है वो, ये नौजवान थे हमारे से, थोड़ा एज में तो बराबर थे वो, लेकिन इतनी मेहनत करते थे इन्हों कि सूबेदारी से पोचम्मा मैदान और कभी कभी देसाई पेट तक भी साइकिल पर जाया करते थे। फिर भाई मैं ये नहीं बोलूँ कि आप भी साइकिल पर जाओ उनके, लेकिन हमको जो है जैसे अभी बात आई थी कि रियलाइज़ करना चाहिए, तो उनका भी जो है उनका एक हाथ है मुझे भी एसआईओ से करीब करने में। तो फिर नवीद इकबाल के बाद एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, एक मुस्तफ़ा ज़ुबैर बोल के हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़ुबैर। वहाँ पे एक होटल है कि बिरयानी की, ग्रीन पार्क होटल सूबेदारी पे है, ग्रीन पार्क बिरयानी होटल। वो उनके ओनर का नाम उमैर है, उमैर, उनके बड़े भाई का नाम ज़ुबैर है। तो ये ज़ुबैर जो है, मैं जब सिटी प्रेसिडेंट था तो वो मेरे सेक्रेटरी थे, तो उनका तो बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है।
मेरे एडवाइस करने में, बल्कि मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आता था, तो जहाँ भी जाना होता तो मोस्टली उन्होंने मुझे पीछे बिठा के ले आते थे। एज ए सेक्रेटरी भी असिस्ट करते थे और मुख्तलिफ तरीक़ों से। आज वरंगल शहर में जो काम फैला है उसमें ज़ुबैर भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये आपको ख़ास तौर से बताऊंगा मैं कि 1992 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कैन समबडी टेल, किसी को मालूम है? 92 में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कोई बड़े लोग बोले आपको? SIO की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम था नो वे बट इस्लाम। बहुत बोल्ड टॉपिक था। टाइटल क्या था कॉन्फ्रेंस का? नो वे बट इस्लाम, ला सबीला इल्लल इस्लाम, ला सबीला इल्लल इस्लाम। उसका एक तराना है, नहीं है कोई रास्ता सिवाय इस्लाम के, रखना नहीं है वास्ता सिवाय इस्लाम के, ला सबीला इल्लल इस्लाम, ला सबीला इल्लल इस्लाम। तो ये बहुत फेमस हुआ था, और भी तराने थे। तो ये कॉन्फ्रेंस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वरंगल शहर के जितने मुस्लिम महल हैं, डीजल कॉलोनी से लेके खाजीपेट, दरगाह, रहमत नगर वगैरह वगैरह वगैरह, तकरीबन छान मारे थे। और भी लोग थे, हम ही सिर्फ मैं अकेला नहीं है, ज़ुबैर नहीं, और भी लोग थे। इसके अलावा वर्धन्नापेट, जनगांव, परकाल, माशाल्लाह इसमें जमात के लोगों का बहुत बड़ा रोल था हमारा साथ देने में। तो वो कॉन्फ्रेंस के लिए जो डेडिकेटेडली जो है दीवाने की तरह काम करे हैं। हम लोग नाश्ते भी उस वक्त बाहर कर लेते थे, मतलब अगर मुलाकातों में देर हो गई तो नाश्ता टिफिन सेंटर में कर लेते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में ज़ुबैर भाई का भी बहुत बड़ा रोल है लोगों को जमा करने में। फिर एक और नाम है तबरेज़, फसीहुर रहमान तबरेज़। कोई जानते? फैज़ुर रहमान शकील के शायद भांजे हैं। फैज़ुर रहमान शकील साहब कौन है? आप पहचानते हैं? रिश्तेदार हैं। ये जो है खाजीपेट के, इससे पहले के अमीर मुकामी थे, मालूम है? SIO के लोगों को मालूम होगा, बस उनके भांजे होते हैं। तो ये अब अमेरिका में है, इनका भी माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। एक और नौजवान है जो रिसेंटली बेचारों का इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले, बहुत ही ट्रैजिक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ गल्फ में। ये लोग जो है उम्रा गए थे इनकी फैमिली के साथ, वापस हो रहे थे तो रास्ते में किसी बहन के पास खाना वाना खाए, तो वो लोग बोले कि आप रात में रुक जाओ। तो इन्होंने बोले नहीं हम लोग चले जाते, बोल के निकले वो लोग। रास्ते में जो है डिवाइडर के ऐसा कार जो है ऐसा डिवाइडर को लगते हुए दूर तक जाके कहीं दूसरी तरफ पलटियाँ खा गई। तो इसमें नदीम भाई का इंतकाल हो गया, जो सूबेदारी में छोटी मस्जिद के पीछे रहते थे, उनका घर टोली चौकी में है। नदीम भाई और उनके शायद एक आध बच्चे का भी इंतकाल हो गया, और 2-3 लोग जख्मी हो गए, उनकी बीवी वगैरह सब। तो ये नदीम का भी बहुत बड़ा जो है माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन रहा काम को बढ़ाने में SIO के। फिर अब आगे आते हैं, हाँ सूबेदारी में एक बाकी भाई बोल के अभी भी पान शॉप है, देखिए फेमस है, छोटी मस्जिद के पास टर्निंग पे पान शॉप है। बाकी भाई ये कोई मेंबर तो नहीं रहे हमारे, अब्दुल बाकी साहब, उनका भी बड़ा माशाल्लाह काफ़ी मोटिवेशन कंट्रीब्यूशन है। मैं हर एक का नाम लेना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि देखो भाई हिस्ट्री प्राइड के वास्ते नहीं है, हिस्ट्री फ़ख्र करने के वास्ते नहीं है, तावीज़ बना के डालने को नहीं है मुझे, लेकिन एक मोटिवेशन लेने के लिए है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेहरू नगर। कोई है नेहरू नगर से? यहाँ से नेहरू नगर बोले तो किधर है मालूम? ये आप खाजीपेट से पेट्रोल पंप को आते ना, तो लेफ्ट हैंड पे पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसकी बाजू से गली जाती है अंदर, उसका नाम है नेहरू नगर। वहाँ एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद बिलाल। आप लोग प्रोग्राम्स करते होंगे, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारे SIO के साथी रहे हैं, जिसमें दस्तगीर साहब के बेटे, अफजल साहब के बेटे और भी कई लोग हैं। ये भी हमारा एक गढ़ रहा है नेहरू नगर भी जमात के लिए, SIO के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं ईदगाह। आपको मैं पूरा मैप के लिहाज से ले जा रहा हूँ। ईदगाह मालूम है किधर है? लश्कर बाजार बोलते हैं उसको। ये किधर है? मतलब मिशन हॉस्पिटल है ना, एक क्रिश्चियनों का दवाखाना है मिशन हॉस्पिटल में। किधर मालूम? हनमकुंडा चौरस्ते के जर्रा आगे जाने के बाद लेफ्ट पे चर्च है। हाँ, तो उसके सामने जो रोड जाती, एक तो है कुमारपल्ली जाती, और लेफ्ट पे चले गए तो ईदगाह जाती। अंदर जाके 2 रास्ते आते, राइट पे मुड़ गए तो कुमारपल्ली, लेफ्ट पे चले गए तो ईदगाह। तो ईदगाह में जो है कुछ हमारे मेंबर्स ज़्यादा नहीं रहे लेकिन एसोसिएट रहे। एक है उसमें अब्दुल खुद्दूस,
अभी जो टीआरएस से भी जुड़े हुए हैं और आप लोगों से भी मतलब मुलाकात होती रहती होंगी, अब्दुल खुद्दूस, इनका भी बहुत बड़ा माशाल्लाह हमारे साथ ताउन रहा। और उनके और एक दोस्त हैं अब्दुल हफीज़, जिनकी हरमकुंडा चौरस्ते पे चप्पलों की दुकान है बड़ी, अब्दुल हफीज़। तो ये सारे अहबाब जो है हमारे साथ रहे। और फिर कुमारपल्ली में दो भाई थे, हामिद हुसैन और फैसल हुसैन। कोई जानते हैं आप लोग पूरे गल्फ वाले हो गए। तो ये लोगों का भी कुमारपल्ली के महल्ले में मुलाकातें वगैरह कराने में और ईदगाह के इज्तिमा को अरेंज करने वगैरह में काफ़ी हाथ रहा है। इनके वालिद साहब भी हमें, और ये कि चूँकि मैं जिम्मेदार था, मैं फिरता फिरा करता था, तो ये मुझे कभी कभी नाश्ता वगैरह भी कराते थे। आई रिमेंबर दिस, उनके वालिद साहब वगैरह। फिर हम आते हैं रायपुरा 1000+ टेम्पल के अपोजिट का एरिया। इसमें हमारे एक दोस्त थे, मरहूम हो गए बेचारे, नौजवान थे। इनकी भी एक ट्रैजिक कहानी है। कलीमुज़्ज़मान का नाम है और इनके अब्बा का नाम है खमरुज़्ज़मा साहब। आप लोग जानते होंगे, ये याकूब साहब बोल के देवल के बाजू गली में रहते थे, मरहूम याकूब साहब। उनके क्या पोतरे होते, करेक्ट, खमरुज़्ज़मा साहब MRO, उनके बेटे, ये इनके बेटे। तो ये भी हमारे हनमकुंडे के सेक्रेटरी थे, लेकिन बेचारों को क्या हुआ कि जॉब की तलाश में चेन्नई गए थे। तो वहाँ पे कुछ लेदर फैक्ट्री में काम करने का कुछ दिन मौका मिला, उसकी वजह से उनको जॉन्डिस और शुगर हो गया। तो हालत ये हो गई थी कि रोज़ नाश्ता लेने से पहले इंसुलिन, मालूम है ना, लेना पड़ता था विदाउट, वो भी आपकी बात कर रहा हूँ मैं 94 या 95 की बात कर रहा हूँ मैं। उस पीरियड में उनको इंजेक्शन लेना पड़ता था। फिर बाद में और उनकी तबीयत खराब होते होते अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनके कामों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। फिर रायपुरे में जो है 2-3 और लोग हैं। वसीम मुल्क एक थे, ये मतलब एक देवल से पहले एक गली है छोटी सी जो थोड़ा डाउन में है, वहाँ रहते हैं वसीम और जकी। ये लोग भी अब गल्फ में हैं। फिर मछली बाजार मालूम है, पहाड़ के करीब वाला एरिया। नहीं, हनमकुंडा से पहले पहाड़ है, हनमकुंडे की तरफ जो आपको जो है रायपुर के पीछे का हिस्सा बोले तो राइट साइड पे रायपुर है, लेफ्ट भी रायपुर है, उसके पिछले जो महिला है उसका नाम है मछली बाजार। वहाँ एक नबी खाना बोल के भी है, सुनिए में आप, एक जामा मस्जिद भी है। तो वहाँ पे जो हमारे SIO के थे एक साहब, उनका नाम है आबिद अली वारसी। आप लोग नहीं सुने होंगे, ही वॉज फ्रॉम करीमनगर एक्चुअली। उनका जॉब यहाँ पे था मुलुक रोड पे श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ऑफिस में। तो वो वरंगल में सेटल हो गए थे और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर के थे। इनके साथ भी एक ट्रेजेडी हुई और इतना दीवाना वाला काम करते थे माशाल्लाह। तो हुआ ये था कि 1990 में अक्टूबर, इसी महीने में SIO ने कैंपेन चलाई थी, आई थिंक इट इज़, हाँ, हफ्ते मोहसिन इंसानियत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एक हफ्ता मनाया गया था। तो वो उसका एक आखिरी प्रोग्राम था कोचम्मा मैदान में, जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर पे। और उसमें चीफ गेस्ट कौन थे मालूम? काकतिया यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर जयाशंकर, जिनके नाम से डिस्ट्रिक्ट बना है मुल्क का, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। हम उनके कैंपस पे जाके कुछ किताबें लेके आए थे उनको हुजूर की सीरत के ऊपर, तेलुगु और इंग्लिश में। वो इंग्लिश में दिए होंगे क्योंकि प्रोफेसर हैं। तो वो प्रोग्राम की तैयारी में कई लोग लगे हुए थे। तो आबिद अली वारसी साहब, मुझे वो प्रोग्राम था 9 अक्टूबर को, तो 7 तारीख को क्या करें, उन्होंने बोले सत्तार भाई ये पूरे बैजेस बनाए हमारे घर में, उनकी वाइफ बनाए थे बेचारे, पूरे मेरे हवाले कर दिए, गेस्टों को लगा देना बैजेस, वो रिबन वाले, वो बना के देके चले गए। बोले कि मैं हैदराबाद जाके आऊँगा, जाके आता हूँ। लेकिन हुआ ये कि जब वो वापस आ रहे थे, वो ट्रेन का नाम था काकतिया एक्सप्रेस, अभी जो हैदराबाद टू भद्राचलम जाती, पहले वो हैदराबाद टू वरंगल थी, खाली पुष्पुल टाइप में थी वो। तो उसमें आ रहे थे वो कि उसके ट्रेन को किसी ने एक डब्बे को आग लगा दी, किसी ने उसके एक डब्बे को, कोच को किसी ने आग लगा दी, ट्रेन के कोच को। तो मैं तो सुना कि कोई मतलब लोग बोलते कि राइट विंग वाले करे, RSS वाले करे होंगे, लेकिन उसमें क्योंकि मुसलमान भी बहुत थे सुना हुआ वो डब्बे के अंदर। तो लेकिन वो ये आबिद अली वारसी के बारे में जो लोग देखे उनको सुना के उन्होंने सबको बचा रहे थे। कई लोगों को जो है निकाल के जो है बाहर ढकल रहे थे। ट्रेन तो रुक गई थोड़ी देर में,
लेकिन उसी में क्या इसी कोशिश में जब अंदर गए तो धुएं से उनका दम घुट के वहीं गिर गए, तो उनका इंतकाल हो गया। हम लोग 3 दिन तक परेशान थे, कहाँ हैं उन, कहीं को नहीं आए बोले। उन करीमनगर में जाके करीमनगर से मालूमात करें, मालूमात नहीं हुए। 3rd या 4th डे हमको मालूम हुआ कि उसी में उनका इंतकाल हो गया। जब क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था ना, खाली लैंड फ़ोन था, तो कम्युनिकेशन ज़रा मुश्किल था। तो और उनके बारे में ये सुना कि जब उन्होंने इंतकाल हो गया तो महल्ले में कई ऐसे लोग थे जो उनको पैसे बाकी थे, इन्होंने बाकी थे। कई लोग उनके महल्ले में ऐसे थे जो उनसे कर्जा लिए थे, उनको ढूंढ रहे थे कि पैसे वापस करना है उन्हें। तो ऐसे किरदार भी हमारे सामने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फिर मछली बाज़ार में ही जो है और कुछ हमारे अहबाब हैं, बल्कि 4 भाई बोलना चाहिए। 4 भाई बोलने, वरना आप लोग उनका नाम शायद ऐसे नहीं होंगे, नईमुद्दीन अहमद साहब बोल के, ये जमात के रकून थे, उनकी वाइफ के ऊपर थे। उनके 4 बेटे, चारों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। बड़े बेटे का नाम रिजवान भाई, रिजवान अब्बास, दूसरे डॉक्टर फुरकान तारिक। अब ये लोग हैदराबाद में थे, गल्फ में थे। तो ये रिजवान अब्बास वो शख्सियत है जिन्होंने मुझे खुतबात और शहादत दी पढ़ने के लिए, और वो पढ़ के मेरे को ईसाई और जमात समझ में आई। उससे पहले मैं दूर था। फिर नाउ वी कम टू वरंगल, ठीक है, वरंगल पार्ट ऑफ दी वरंगल सिटी। तो मौलाली बल्कि एक महल्ला है यहाँ पे, उधर काबापेट तमाम के करीब, वहाँ पे अहमद सुहैल बल्कि हमारे एक मेंबर रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जमात की ईसाइयों की तरफ से एक हफ्ता मनाया गया था, कुरान का तारुफी हफ्ता बोल के। वो पूरे कैंप के कन्वीनर थे वो, और उसी के ज़िम्मन में हमने हनमकुंडा चौरस्ते पर वहाँ एक गार्डन था, वहाँ पे हमने एक शॉप लगाई थी इस्लामी बुक्स की। तो काफ़ी लोग गैर मुस्लिम माशाल्लाह कुरान भी खरीदे, बुक्स भी खरीदे। फिर उनके और एक भाई हैं अरशद जुबैर, जो कि सुफ़ा स्कूल मंडी बाज़ार में कुछ काम भी करते थे वो, तो उनका भी माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये और एक है मोहम्मद इकबाल, गवर्नमेंट टीचर हैं, शायद जमात से वाबस्ता हुए नहीं होने। टाइम कितना है? कुछ है टाइम है ना भी, ठीक है, मैं फास्ट नहीं करूँगा। तो मौलाली ही में जो अहमद सुहैल रहे, अरशद जुबैर और मोहम्मद इकबाल, ये 3 मेंबर्स हैं हमारे। फिर मंडी बाज़ार में अब्दुल ख़य्यूम भाई, जिनका स्कूल है, आई थिंक एलबी नगर में स्कूल है कुछ, अब्दुल ख़य्यूम साहब, हाँ, ये भी हमारे साथी रहे। फिर अभी ये जो हमारे लड़का, आपका नाम क्या बेटे? वली मोहम्मद खान, खान है ना आप? क्या खान हो गए? नहीं बोल रहे क्या जी? आपके अब्बा का नाम क्या है बोलो? है ना, खान है ना? तो आपके वालिद साहब जो है हमारे ख़ास साथियों में दोस्त थे, मेंबर थे सहयोग के, खालिद मोहम्मद खान। आपकी दुकान थी मंडी बाज़ार में, टेलरिंग शॉप थी। तो हम लोग रेगुलरली जब भी कुछ काम करने आते तो खालिद भाई की दुकान पे आते थे हम लोग। बोलो जाके अब्बा को, खालिद भाई की दुकान पे हम जमा होते थे, वहीं से डिस्कस करते थे, फिर बाहर निकलते थे। फिर आपके ताइबा, इनके ताइबा का नाम है हामिद मोहम्मद खान साहब, ठीक है, जो जमात इस्लामी के अमीर हल्का रहे। उनसे हमारा चूँकि ताल्लुक़ कम रहा, क्योंकि उन्होंने वरंगल में कम रहे, जनगांव में थे वो, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे पूरे एपी के, तो ज़्यादा हैदराबाद में रहा करते थे वो, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा। लेकिन उनसे मेरा एक ताल्लुक़ ये रहा कि 1991 में पूरे आंध्र प्रदेश के मेंबर्स का मीट जो था, वेडनेसडे में इलेक्ट करने का, वो वरंगल में हुआ था। तो मैं चूँकि जिम्मेदार था, तो मुझे जो है उन्होंने 31,000 रुपीज़ दिए थे इज्तिमा करने के लिए। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1991। ही गेव मी 31,000 रुपीज़ टू कंडक्ट द 3-day प्रोग्राम। 3 दिन का मेंबर्स का प्रोग्राम था। माशाल्लाह सभी लोग तावन करें, पूरे मेंबर्स एसोसिएट्स वगैरह। लेकिन आपको यही बता रहा हूँ कि मैं 31,000 में से 19,000 रुपये खर्च हुए, और हमने 12,000 रुपये उनको वापस किए अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चीज़ का तो ज़हमत है, सही हिसाब ही रखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 31,000 है तो जो है पूरा खर्च करना ज़रूरी नहीं है। और सारे काम हुए माशाल्लाह, उसके बावजूद भी 19,000 में पूरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप जो है आगे बढ़ते हैं मंडी बाज़ार में, तो हो गया देसाई पेट। अभी जो कोई बात हुई देसाई पेट में वो रहते हैं, जुबैर भाई रहते थे? नहीं, जुबैर नहीं, तो जुबैर या कोई और मिले थे देसाई पेट के। देसाई पेट में जो हमारे साथी रहे, 2 मेंबर्स ऐसा हो गए, एक अब्दुल सत्तार साहब जो अमीर मुकामी रहे वरंगल सिटी के, और उनके छोटे भाई अब्दुल गफ्फार, ये भी हमारे अहम कंट्रीब्यूटर्स हैं। फिर वापस आइए एलबी नगर को।
तो एलबी नगर में एक नाम तो हम पहले ले चुके हैं कि ख्वाजा आरिफ फजल साहब एलबी नगर के थे, आप लोग भी एलबी नगर के हैं, खालिद मोहम्मद खान साहब भी। उसके अलावा जो है एलबी नगर में एक बुजुर्ग शख्सियत थी जमात की, नज़ीर अहमद साहब के, वो थे इस्लामिया स्कूल के टीचर थे और रायलसीमा के जो है नाज़िम इलाका भी थे। उनके बेटे, उनके दो बेटे रहे हैं, एक है जुनैद नज़ीर और एक है शुएब नज़ीर। ये भी हमारे एसोसिएट थे, मेंबर नहीं बन सके, कोई एक आध बने शायद, लेकिन बहरहाल देखिए हमारे लिए मेंबर भी ज़रूरी है, एसोसिएट भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको मुख्तलिफ महलों में पेनिट्रेशन करना पड़ता है, तो कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हमको ग्राउंड देने वाला होना पड़ता। तो मस्जिद मेहरुन्निसा में माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, अभी भी हो रहे होंगे शायद, तो ये भाइयों का बहुत बड़ा इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। फिर हंटर रोड पे हम जाते हैं, अभी इनके बेटे से मुलाकात हुई, शायद तैयब शरीफ के बेटे से मुलाकात हुई है मेरी, आप हैं माशाल्लाह। तो आपके नाना हज़रत, दादा हज़रत रहमतुल्लाह शरीफ साहब, और 3 नाम लूँगा मैं, अबू नसर आबिर साहब जो मरूम हो चुके हैं, और अब्दुल गफूर साहब जो हनमकुंडे की मस्जिद चौक के प्रेसिडेंट थे। ये तीनों जो है वरंगल के शोला बयात मुखर्रिर माने जाते हैं, और जमात का जो मुख्तलिफ जो है कॉन्सेप्ट हमको समझने में आसानी हुई उनकी तहारी के ज़रिए से। तो फिर हंटर रोड पे जो है आपके दोनों बेटे ताहिर शरीफ जो आपके ताइबा हैं और तैयब शरीफ, ये दोनों जो है माशाल्लाह हमको, ये दोनों मेंबर थे, और कभी गाड़ी पे लेके जाना, ऐसा बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह, मुख्तलिफ ग्राउंड में ज़बरदस्त है लोग हैं माशाल्लाह। फिर जो है चिंतल, अभी 2 एरिया बाकी हैं, चिंतल और खिला, ठीक है। चिंतल तो अब जो है माशाल्लाह ईसाइयों का जमात का गढ़ बन गया है। चिंतल में उस वक्त बहुत कम लोग थे, एक थे यूनुस साहब बोल के, जानते हैं आप लोग, अब बाहर है उन्होंने जो है सूबेदारी में जो कलेक्टर ऑफिस है ना, वहाँ पे उनका एडहॉक जॉब था, तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको जो टाइम निकालना मुश्किल था, लेकिन चिंतल की हद तक उन्होंने बहुत सारा ताउन किया है माशाल्लाह, वो मस्जिद में प्रोग्राम वगैरह करने में। फिर खिला में, खिला वरंगल में एक अमीरुद्दीन साहब बोल के जमात के रुकन थे, अमीन साहब, खिला वरंगल में जमात के रुकन थे अमीरुद्दीन साहब बोल के, काफ़ी भोले भाले शरीफ। उनके कुछ भांजे या भतीजे, वो लोग भी 4-5 भाई थे, साजिद हुसैन, जावेद हुसैन, वाजिद हुसैन, आप लोग जानते होंगे किसी न किसी को, वाजिद तो है ना, वाजिद तो अभी भी। तो ये सारे, और जाहिद, उसके बाद भी लोग जाहिद हैं, मुजाहिद हैं, ये पूरे भाइयाँ हैं, ये लोग तकरीबन ईसाइयों में जो है कंट्रीब्यूट करते रहे। और हम जब भी खिले को जाते थे ना, दूर से आते थे, मछली बाज़ार या सूबेदारी से खिले को मतलब दूर होता, तो बेचारे हम मुस्तकिल चाय तो पिलाते ही थे, कई मरतबा खाना भी खिलाते थे, क्योंकि खाली काम करना ही अहम नहीं है, लेकिन काम करने के अंदर जो है इंसान का कोऑपरेशन करना, कुछ खिलाना पिलाना, ये भी जो है अहम है। देखिए इंसान की जो आजमाइश है, नमाजें बहुत लोग पढ़ लेते हैं, ज़कात देने में पिछड़ते हैं, और ज़कात भी काफ़ी नहीं है। ज़कात में निकाल लिया, 2.5% मेरा हो गया, मैं दे दिया गरीबों को, मैं मेरा जेब खाली है, ऐसा नहीं है। सहाबा की तारीख बताती है कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, उससे हटके जो हम खर्च करेंगे उसका नाम है इन्फाक, ठीक है, उसके लिए लिमिट नहीं है। हमारे तो बहुत सारे वाक़यात हम पढ़ते रहते हैं, तो उसमें जितना हम आगे बढ़ सके उतना अच्छा है। तो ये रहा। अच्छा, और इसके अलावा वर्धना पेट में मेरे एक भाई थे रशीद, वो भी बेचारे वर्धना पेट में काम को स्ट्रांग करने में हमारी काफ़ी हेल्प करे। और एक और नौजवान का मैं जिक्र करना नहीं भूलूंगा कि जनगांव के एक सुहेल थे, जनगांव में जो है हमारा काम नहीं था, अभी अब तो खालिद सैयद साहब जाके कर रहे काम, लेकिन काफ़ी मुश्किल हालत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुखालिफत बहुत थी। तो वो सुहेल को तो जो है पिटवाया भी गया, क्योंकि उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, बच्चों को, तो उनको जो है किसी मतलब हुंडों के ज़रिए पिटवा भी दिया उनको। बहरहाल अल्लाह ताला उनके सब उनके जो है जो कुछ कोशिश रही अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब देखो बच्चों, अब फाइनल में ये कहूँगा, हिस्ट्री तो हो गई, हिस्ट्री सुनने के बाद अब क्या होना चाहिए कि अब क्या करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हैं इंडिया, ओके, इंडिया जो है हमारा कंट्री है। किसी के जहन में यह है कि गल्फ मेरा है, कनाडा मेरा है, ऑस्ट्रेलिया मेरा है, यूके, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका, क्योंकि जो है यहाँ इंडिया में हालात अच्छे नहीं हैं।
लिहाजा थिंक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, थिंक अबाउट कनाडा, थिंक अबाउट यूएस, इस तरह का जो है आप जाइए, पढ़ने जाइए, कमाने जाइए, सब चीज़ें। लेकिन अल्लाह ताला ने हम में से हर एक को अलग अलग कंट्री में पैदा किया है, तो उसकी हिकमत है। क्या हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान सब छोड़ के जाएंगे इंडिया को? जो भी हो, 40-30 करोड़ हो, हमको फिगर सही सामने नहीं आते, लेकिन व्हाटएवर, क्या सब छोड़ के जाने वाले हैं? नहीं। तो ये देश हमारा है, यहाँ के सारे लोग हमारे हैं। आप कुरान पढ़िए, कुरान में क्या है? हर नबी कहता है या कौमी, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम। कुरान में आप कहीं भी पढ़ते जाइए कुरान में, तो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ये कोई गैर नहीं हमारे लिए, ये हमारी कौम है, ये हुजूर की उम्मत है। अभी वो भी हुजूर की उम्मत है। हमने जो है हुजूर की उम्मत को जो है सिर्फ मुसलमानों तक लिमिट कर लिया है। तो बहरहाल शॉर्ट ये कि हमको, ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है, यहाँ के लोग हमारे हैं। खाली हमारा देश है बगैर रुझाना नहीं है। हम करें भाई, हम 8 साल हुकूमत करें, वो बोलेगा सिनेपरों में, यहाँ के लोग भी हमारे हैं, वही अल्लाह के बंदे हैं, जिनके बंदे हम भी हैं। तो इन सब के इधर हमको इस्लाम की बात पहुँचाना है। यही था मेरा मोटिवेशन का मकसद। हिस्ट्री का मकसद ये नहीं कि उनके बारे में हम जान लें, दुआ कर लें, बल्कि हमको मोटिवेट होकर आगे काम करना है। इस मुल्क में इंशाल्लाह बहुत काम करना है। और आपकी इत्तला के लिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा इससे पहले भी कहा हूँ कि इंडिया इज़ लैंड ऑफ इस्लाम। इंडिया इज़ लैंड ऑफ इस्लाम। क्यों बोलेंगे आप? इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी, दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दुनिया में आपको इंडोनेशिया भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, इतने बड़े एरिया में नहीं है, वो लोग छोटे छोटे एरियाज में होंगे। इसीलिए आपसे आपके दुश्मन परेशान हैं कि ये हमारा देश था, ये हमारा ब्राह्मणवाद का देश था, इस पे ये लोग कहाँ से आ गए इतने बहुत से बोले। वो अल्लाह की हिकमत है। सहाबा कराम आए, औलिया कराम आए, सब करे काम। तो आपको तो ये इंडिया को हम लैंड ऑफ इस्लाम समझना है। इंडिया को लैंड ऑफ इस्लाम, कोई भी रहे, प्राइम मिनिस्टर कोई भी रहे, कोई भी रहे, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का देश है। इंशाल्लाह हम इस मुल्क में इस्लाम का चिराग फिर से जो है रोशन करेंगे, बुलंद करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे ना? इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।